नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। उत्तर प्रदेश का बहराइच सुलग उठा है। वहां दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए निकली शोभा यात्रा पर पथराव और उसके बाद राम गोपाल मिश्र नाम के युवक की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। बहराइच नेपाल बॉर्डर का एक जिला है और एक संवेदनशील इलाका भी है। युवक की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है और हालात ये हैं कि बहराइच में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। हालात ऐसे हैं कि यूपीए के एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद मौके पर मोर्चा संभालते नजर आए हैं। इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लाउडस्पीकर में क्या बजाया जा रहा है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था। क्या आप किसी को अपमानित कर रहे हैं? सवाल पब्लिक का है कि क्या बहराइच के इस नाजुक मौके पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है? यहां मैं ये भी बता दूं कि बहराइच की घटना पर बीजेपी की प्रतिक्रिया है, किसकी शक्तियां बढ़ी हैं? पिछले 4 महीनों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, ये सोचने की बात है। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में हाल में गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा पंडालों और दुर्गा पूजा विसर्जन में हंगामे, पथराव की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। सवाल पब्लिक का है, हिंदू शोभा यात्राओं पर पथराव संयोग है या प्रयोग? और क्या हिंदुओं के त्योहारों पर हो रहा उपद्रव नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए जानबूझकर हो रहा है? बहराइच में हिंदू निशाने पर आए योगी का धैर्य कौन परख रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। मारा गया युवक राम गोपाल मिश्रा दुर्गा पूजा विसर्जन की शोभा यात्रा में शामिल था। आरोपों के मुताबिक एक घर में उसे अंदर खींचकर हमला हुआ। दावा हो रहा है कि इसी घर से पहले पथराव भी शुरू हुआ, फिर शोभा यात्रा में शामिल भीड़ भी उग्र हुई। हिंसा के बाद घटनास्थल से ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें और जली हुई गाड़ियां आदि बरामद हुए हैं। घटना के वक्त के कई वीडियो वायरल भी हैं। दोनों पक्ष की ओर से पहले उकसावे की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। इस बीच मृतक की मां, भाई और एक चश्मदीद ने क्या दावा किया है, आपको सुनवाते हैं। और पीछे से मुसलमान लोग आए, खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। 2 चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। बॉडी घर के अंदर थी? घर के अंदर थी। मूर्तियाँ पहुँची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली और 4 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने राजा उर्फ साहिर खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल तो उठाए ही, अखिलेश यादव को दुर्गा विसर्जन में बज रहे लाउडस्पीकर के गाने पर भी ऐतराज है। सुनिए उनका ये बयान।
उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहाँ पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। सुना आपने, कोई योगी को मठ भेज रहा है तो किसी को लग रहा है कि हिंदू शोभा यात्राओं में बज रहे गानों की वजह से ये सारा उपद्रव हो रहा है। क्या हिंदू शोभा यात्राओं में बजने वाले डीजे को पथराव का जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश हो रही है? क्या हिंदू शोभा यात्राओं में या फिर हिंदू त्योहारों में कोई धूम धड़ाका ना हो तो उसी से सेक्युलरिज्म बचा रहेगा, वरना हमला होगा? इस बीच जब बहराइच की इस आग से पहले भी पूरे देश में हिंदू यात्राओं पर हमले हुए हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, तो बीजेपी का आरोप बहुत गंभीर है। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, यूपी के बहराइच में भड़की आग के पीछे हिंदुओं के खिलाफ कुछ शक्तियां शामिल होने का बीजेपी का आरोप क्या दमदार है? यूपी का बहराइच हो या बिहार और बंगाल, बार बार हिंदू यात्राओं पर पथराव संयोग है या प्रयोग? हिंदू यात्राओं में हिंसा से मोदी योगी को चुनौती दी जा रही है? क्या योगी का धैर्य परखा जा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर मेरे साथ स्टूडियो में दोनों मौजूद हैं। आज हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल अमीक जमाई साहब को जाता है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और अमीक जमाई साहब, मेरा सवाल बस इतना ही है कि बहराइच में केवल एक ही बयान, यही बयान के लाउड स्पीकर होगा तो इस तरह से आगजनी होगी? क्या ये जस्टिफिकेशन हो रही है जिस टूल किट की तरफ बीजेपी ने इशारा किया है? देखिए, टूल किट ये है कि जो बहराइच है वो गोरखपुर मंडल में आता है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। आप देखेंगे कि 20 घंटे ये जो घटना हुई है, एक महिला डीएम, एक महिला कप्तान के हवाले पूरा जिला जलने के लिए 20 घंटे छोड़ दिया गया। जबकि छोटी छोटी घटना पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा डीआईजी, एलओ को भेज देते हैं। इस मामले में कुछ नहीं हुआ। और एक फॉर्मेट हमारे यहाँ विसर्जन का एक नया क्रिएट हुआ है। आप रामनवमी में देखिएगा कि मंच पे चाहे श्री रामचंद्र जी हों, चाहे लक्ष्मण हों, चाहे रावण हों, इसमें मुसलमान भी होते हैं, मिल मिला के होता है, बचपन से होता है, आज भी होता है। विसर्जन के दिन कुछ नई ताकतें इसके अंदर शामिल होती हैं जो बैठी हुई हैं हमारे टेलीविजन पे भी। पुलिस का जो रूट होता है उसको तोड़कर ये किसी मस्जिद के बाहर जाएंगे, मुस्लिम जहां पे घना एरिया है उसके अंदर जाने की जिद करेंगे और जाने के बाद नाविका मैम आप 2 मिनट खड़ी नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से डीजे के गंदे गाने
मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे, बेटियों को, बहनों को घर में घुस के उनको छेड़छाड़ करना, और झंडा उतारा गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगा हुआ झंडा उतारा गया और भीड़ ने उसको उकसाया। पुलिस फोर्स लगी हुई थी। उकसाने के बाद उस नौजवान लड़के ने भगवा झंडा फहराया। विसर्जन मुसलमान की छतों पे क्यों आप करना चाहते हैं? एक रूट बना हुआ है, हिंदू मुसलमान मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक दंगाई ताकत है जो डासना से लेकर बहराइच में उपचुनाव में जिसको मालूम है कि उसकी हार तय है। कुर्मी समाज आपके खिलाफ खड़ा है, दलित समाज आपके खिलाफ खड़ा है, कुर्मी विधायक को चाटों से पीटा जा रहा है, जो पीटने वाला है उसका फूलमाला से वेलकम हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कंप्लीटली 20 घंटा अपने जिले को जलते हुए छोड़ दिए। अब सोचिए कि एक डीएम, एक कप्तान इतना नाकारा है दोनों के दोनों कि एडीजी एलओ को बंदूक लहरानी पड़ रही है। वो पिस्टल लहराते हुए कह रहे हैं कि मारो गोली। 20 घंटे आप क्या कर रहे थे? जिसने मारा है सख्त से सख्त सजा दीजिए। यानी कि डीजे की गलती है, यानी कि प्रशासन की गलती है, यानी कि भगवा झंडे की गलती है, यानी कि यात्रा कहां से निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, गलती इन सब चीजों की है। वैसे ये कौन से एरिया में पड़ता है राकेश त्रिपाठी जी, आप बता दें। और बता दें कि क्या 20 घंटे उत्तर प्रदेश की प्रशासन सोई हुई थी, जिस तरह से अमीक जमाई आरोप लगा रहे हैं? लेकिन अभी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दे पर अमीक जमाई बोलते समय एक तो फैक्चुअल चूक भी कर रहे थे और साथ साथ बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम टेलीविजन पर इस तरह के आपत्तिजनक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, इन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में आता है, पहले भौगोलिक जानकारी ठीक करें। बहराइच गोरखपुर मंडल में नहीं, देवीपाटन मंडल में आता है। दूसरा, आपने कहा कि पूरा बहराइच जल रहा है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल गलत है। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में केवल ये घटना हुई है। इसको लेकर के पूरे बहराइच में आप इस घटना को जो थोपने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल चूक दूसरी आपने की है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम बस्तियों से जा रहा है। ये मुस्लिम बस्तियां क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये मुस्लिम बस्तियां क्या भारत में नहीं है? क्या यहां भारत का संविधान नहीं लागू होता है? क्या मुस्लिम बस्तियों के भीतर से किसी प्रकार का कोई शोभा यात्रा नहीं जा सकती? कोई प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्रा नहीं जा सकती है? क्या भारत के कानून लागू नहीं होते हैं ये? और आप कह रहे हैं कि मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं नहीं, इस रास्ते से न जाने पाए, मस्जिद के सामने से न गुजरने पाए। ये किस प्रकार की संकीर्णता की सोच है? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ये जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स है ना, इस डिवीजन वाली पॉलिटिक्स के कारण ही ये स्थिति बनी है। अमीक जमाई, आपको जिम्मेदारी से सुन रहा था मैं, आप आपत्तिजनक बात आप कर रहे थे, उसके बावजूद जिम्मेदारी पूर्वक मैंने सुना है आपको। और हम शासन व्यवस्था में है, हम निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से सुनना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। और स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले हत्यारे पाताल के भीतर भी चुप कर बैठ जाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, खींचकर वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। दंगा करने की कोशिश अगर कोई करेगा ना, तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त करने का काम किया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर्फ्यू नियति हो गई थी उत्तर प्रदेश की। कोई उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाना ना पड़ता हो, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त करने का काम किया है। और साजिश चाहे जितनी रचने की कोशिश करिए, ये 2024 में कुछ सीटें आपको क्या मिल गई हैं कि अराजकता फैलाने वालों को, उपद्रवी तत्वों को लगती है कि ऑक्सीजन मिल गई है। समाजवादी पार्टी का कुछ प्रभाव क्या बढ़ गया कि इस तरह की घटनाओं का करने का लगातार प्रयास हो रहा है। भूल गए हो, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरी कठोरता से कानून का डंडा चलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार के आला अधिकारी नहीं पहुंचे, एडीजी एलओ को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तुरंत एडीजी एलओ पहुंचे हैं, सरकार के आला अधिकारी पहुंचे हैं, और निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, जिन्होंने उपेक्षा लापरवाही की है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। लेकिन अमीक जमाई, सोच समझ करके बोलिएगा, आपके हर शब्दों पर भी निगाह हमारी रहेगी। अगर दंगा भड़काने की कोई चेष्टा की तो कार्रवाई पूरी मुकम्मल आपके खिलाफ होगी। और अपने नेता अखिलेश यादव जी को समझाइए कि ऐसे मसले पर इस तरह की छोटी-छोटी बातें लेकर के वो जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डीजे में कुछ आपत्तिजनक बज रहा था, आप सबूत पेश करिए। डीजे में अगर कुछ आपत्तिजनक पेश किया गया है तो आप एफआईआर लिखाइए। जिन्होंने भी डीजे में आपत्तिजनक बजाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही बात कही राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी ने एक जो बात कही है 100% सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिनसे चूक हुई है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने उपद्रव किया उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ आपत्तिजनक था तो देश में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज कराइए ना।
ये आपत्तिजनक अगर हो जाएगा डीजे, तो उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे, बस ये उकसाने का माहौल बन जाएगा, तो लोग आग लगा देंगे, गोलियां चला देंगे। ये कहां का न्याय है अमीक जमाई साहब? और दूसरा आरोप जो लगाया है, क्या आपका प्रभाव बढ़ा है ये ताकत पर प्रदर्शन पर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक गरीब बच्चा जो पेशे से वेटर था, उसको भड़काया गया, उसको उकसाया गया, क्योंकि विसर्जन जो है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान के घरों में करना था, बेटियों के साथ करना था मिलकर, और झंडा उतार के अपमानित करके करना था। विसर्जन वहां होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते। 20 घंटे आपकी पुलिस देवी पाटन मंडल का आईजी कहां था? क्यों बहराइच को जलने के लिए छोड़ा गया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का वीडियो तो 2 बजे का आया हुआ है, वो बंदूक लहरा रहे हैं। अमिताभ यश जी कितना बड़ा नाम है हमारे एलिट फोर्स का, उनको उतरना पड़ रहा है, फिर भी दंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी उपद्रवी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, घर फूके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो लेकिन अगर अमिताभ यश जी उतरे हैं तो वो प्रशासन ही है ना, तो प्रशासन के लोग अगर उतर रहे हैं तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी तरफ देवी पाटन मानकर आपने कम से कम इतना तो मान लिया कि गोरखपुर का मंडल कहने की गलती आपने पहले की। सवाल ये है कि पथराव क्यों हुआ, किसने किया? अगर कुछ आपत्तिजनक था तो क्या इसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं थाने में होनी चाहिए थी, या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पथराव और आगजनी हुई तो सही हुआ? दुष्यंत नागर, पहले तो मैं यही सवाल पूछूंगी, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वहां पुलिस है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, उसके हिसाब से चलेंगे, या लोग आगजनी कर देंगे, पिस्तौल निकालकर लोगों को घरों में घसीट कर मारना शुरू कर देंगे? देखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा को आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, और मैं स्वयं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, और मैं भी मांग करता हूं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रेम, मोहब्बत, त्याग, बलिदान से बना है, और किसी का मान अपमान, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और खास करके इसके ऊपर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपने बयान दिखाया, वो कह रहे हैं भाई किसकी ताकत बड़ी है जो देश में ऐसा माहौल हो रहा है। भाई आपकी केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप बताइए ना किसकी ताकत बड़ी है, कौन है देशद्रोही ताकत? और अगर आप विपक्ष के लिए कहना चाहते हैं तो अगर विपक्ष की ताकत बड़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उनके मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी, किसान, गरीब, अग्निवीर। तो आप इन लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, आप उन लोगों को अपमानित करना चाहते हो, उनको हिंसा के लिए जिम्मेवार एक तरीके से घुमा फिरा के ठहराना चाहते हो। ये सोच भी ठीक नहीं है, इसका स्वागत नहीं हो सकता। ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। विपक्ष की अगर शक्ति बढ़ी है तो वो वोट से बढ़ी है, उसको जनता ने वोट दिया है, आपसे नाराज लोगों ने वोट दिया है, उसको आप हिंसा के साथ मत जोड़िए। रही बात उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, राकेश त्रिपाठी जी, अगर बीजेपी कह रही है कि क्योंकि सीटें बढ़ी हैं इसलिए टूल किट सक्रिय हो गया है, यहां बैठे दुष्यंत नागर जी आपसे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखे। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से गिना सकता हूं कि कैसे अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम निकल कर आता है और समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व उसको बचाने के लिए उतार आता है। कैसे कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा रेप की कोशिश होती है, रेप किया जाता है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उसको डिसोन करके फिर बचाव की मुद्रा में उतर आता है। सिलसिलेवार घटनाओं को देखेंगे तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से तमाम उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व जो समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, उनको यह विश्वास हो गया है कि लोकसभा में हमारी सीटें बढ़ गई हैं तो विधानसभा के चुनाव में 27 में हम फिर जीत जाएंगे, इसलिए कोई भी हम अब काम करेंगे तो आप अधिकारियों पर हमारा दबाव रहेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा होगा। और आप अखिलेश यादव जी का बयान देखिए, अखिलेश यादव जी डीजे को दोष ठहराने का काम कर
कर रहे हैं कि डीजे गलत बजा था इसलिए वहां निकाल करके गोली मार दिया गया और गोली मार देने को जस्टिफिकेशन देने का एक परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह की राजनीति में हिंसा को जायज ठहराने के लिए अगर कोई कारण निकाला जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत की शिकायत करिए, शिकायत पर अगर शासन कार्रवाई ना करे तो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए, लेकिन बिना शिकायत किए अगर उपद्रव कोई कर रहा है, हिंसा कोई कर रहा है, वहां मां भगवती की प्रतिमा को तोड़ा गया है, पथराव करके मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा जाएगा, लोगों की भावनाएं भड़कती है इस बात को जानते हुए। और ये केवल यूपी में नहीं हुआ है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए, कई राज्यों में, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, सब जगह दिख रहा है। एक बिल्कुल ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार होगा, गणेश प्रतिमा हो, दुर्गा प्रतिमा हो, आप विसर्जन करने का प्रयास करेंगे, कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे, भांति भांति प्रकार से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे शासन के द्वारा, और उसके बाद उस पर उपद्रव किया जाएगा, पथराव किया जाएगा। आप डीजे मत बजाइए, आप उसमें ढोल मजीरा मत बजाइए। क्या सब यात्रा निकल रहे हैं क्या? ये भारत उत्सवों का देश है, परंपराओं का देश है, त्योहारों का देश है। हम पूरी ऊर्जा के साथ मनाएंगे और कोई अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो कानून का डंडा जवाब दीजिए। अगर कोई डीजे बजाएगा, कुछ वहां पर म्यूजिक होगा, लाउड स्पीकर होंगे, तो आप क्या लोगों को मारना शुरू कर देंगे? आप प्लीज ऐसे तो मेरे को ऐसे टारगेट करके मत कहिए आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा देश उत्सवों का देश है। नहीं तो आलोचना हमारे यहाँ बिल्कुल अखिलेश जी की आलोचना करिए कि वो लाउड स्पीकर उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी तो आपकी है। 16 राज्यों में तो आपकी सरकार है, आप यहाँ पे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं अखिलेश जी को। आप अमीक जमाई जिम्मेवार, कर्नाटक तेलंगाना में होता है। नहीं, बंगाल कर्नाटक तेलंगाना में होता है, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं? सवाल ये भी तो है, अमीक जमाई देश भर में भी ये हो रहा है, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं, और लाउड स्पीकर का जो सवाल उठाया गया, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, सवाल जो है कार्यक्रमों का नहीं है, उत्सवों का नहीं है। सवाल है इन त्योहारों को हाईजैक करके दंगों में परिवर्तित करने का। एक स्वामी यतिनर नरसिम्हा, क्या नाम है, आया, मुझे नहीं मालूम है, बड़ा उसको देश में माना जाता है। वो आदमी 2 बात बोल रहा, 15 दिन के पहले की बात है। मुसलमान चुप रहे, मुसलमान खामोश रहे, उन्होंने अपने दिल को पसीज के चुप्पी मार दी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें उसने बोली, और फिर वो ये कहता है कि सीता मैया के साथ रावण ने जो किया वो बहुत कुछ गलत नहीं किया था, रावण बड़ा अच्छा आदमी था। उस साइकोपैथ के लिए बीजेपी ने, डासना का जो एमएलए है, वो रैलियां कर रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा बहुत अच्छा कहा। पूरा पश्चिम का मुसलमान चुप रहा। आप हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं ना, इनके मोबाइल में वो डीजे का गाना होगा, आप मंगवा के चलवा दीजिए, आप चला नहीं पाएंगे। मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे। इस तरह की बात नेशनल टेलीविजन पर मत कीजिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए, ये उकसाने वाली बातें हैं। और आप सिर्फ उनका ही एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? और आप अखिलेश जी जो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, वो इनकी बात तो कर नहीं रहे थे। वो किसकी बात कर रहे थे? हिंदू शोभा यात्राओं की बात कर रहे थे। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कौन उकसा रहा है? ये कौन जस्टिफाई कर रहा है? ये कौन बार बार कह रहा है कि अगर आप उकसाएंगे तो यही रिजल्ट होगा? ये क्या डराने की धमकाने का टूल किट है? क्या ये एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करने का टूल किट है? क्या ये हिंदू शोभा यात्राओं पर, त्योहारों पर अटैक करने का, टारगेट करने का टूल किट है? ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं? नविका जी, हम सब इस देश में मानते हैं कि संविधान काम करता है, कानून काम करता है, भारतीय न्याय संहिता काम करती है। लेकिन गोपाल मिश्रा के मारे जाने को, जिस तरह से उसकी हत्या को नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर बैठे हुए, अब उनको क्या कहें, ट्रोल भी कहना ठीक नहीं है, वो दूसरी दिशा में जा चुके हैं, वो खतरनाक हथियार बन चुके हैं। ऐसे लोग जिस तरह से वो झंडा उखाड़ने वाला वीडियो जारी करके और उन्होंने माहौल बनाया कि देखिए ये सब हुआ था, और उसके बाद आखिर लाइन में लिखा कि बाद में गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान है क्या? ये बांग्लादेश है क्या? ये भारतवर्ष है, और यहां होना ये चाहिए था
कि उसको अगर आपको लगता है कि जो कोई गलत कर रहा है तो दो तरीके हैं, या तो आप पुलिस को फोन कर दीजिए, या उससे ज्यादा आपके सामने गलत हो रहा है तो आप उसको पकड़िए, पकड़ को पुलिस के हवाले कर दीजिए। उस घटना के पहले और बाद की बात तो मैं बाद में करूंगा। तो पहली बात तो ये कि ये जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया है और जिस तरह से किया है उस पर बात होनी चाहिए। जिस तरह से उसको गोली मारी गई है, ये खूंखार अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया है। और देश में जब घटनाएं होती हैं तो उस पर प्रतिक्रिया पर सवाल खड़ा किया जाता है। कहीं किसी के कोई गौकशी की घटना आ जाती है, फिर कोई कहता है कि ये क्या हुआ, हमारे खाने पीने पर कौन रोक लगा देगा। अभी आज की घटना है, जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया हैदराबाद में एक देवी प्रतिमा को सुबह 4 बजे एक मुसलमान युवक ने घुसकर खंडित करने की कोशिश की। वहां लोगों ने उसको पकड़ा, हो सकता है कि 2-4 थप्पड़ लगाए हो, लेकिन पुलिस को दे दिया। अब आप हैदराबाद की इस घटना और बहराइच की इस घटना का दोनों का आप देखिए। देवी प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़कर पुलिस को दिया। यहां क्या हुआ, झंडा उखाड़ा। झंडा भी क्यों उखड़ा, उसके पहले की भी बात कर लेनी चाहिए। उसी घर से पत्थरबाजी हुई, उसी घर से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद ये भीड़ का आक्रोश था, उसमें वो ज्यादा उत्तेजित हुआ, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है। भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी होती, अरे झूठ मत बोला करो, क्योंकि ये नहीं हो सकती कि उसकी तो हत्या कर दी गई। ये शरिया कानून जो लोग लागू करना चाहते हैं, इस देश के वो मौलाना, इस देश के वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर खुश हो गए थे, ऐसे लोगों को झूठ मत बोलो, पर भारतीय न्याय संहिता के दायरे में झूठ मत बोलो, कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को क्या करे हर्षवर्धन जी क्या बोला, उनका नाम है, सुधांशु जी नाम नहीं है। झूठ क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहां पे हुई, वहां से पथराव नहीं हुआ था। आप फिर लोगों को उकसा रहे हैं। घटनाक्रम जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नविका जी थोड़ा सा अमीर जमेई क्या है ना, उत्तेजित हो जाते हैं आजकल। एसी के कमरे में बैठ के बदतमीजी करना, ये सपा प्रवक्ताओं का एक शगल है। एक गरीब निर्दोष मारा गया वहां पर। अरे सुनो ना भाई, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात रखने दो। एसी के कमरे में तो आप भी बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता चल गया कि वहां पर लाउडस्पीकर बज रहे थे और लाउडस्पीकर पे जो बात हो रही थी वो आपत्तिजनक थी? एसी के कमरे में तो आप भी बैठे हुए हैं। आपके वोट के चक्कर में की गंदी आदत है, टीवी डिबेट में बदतमीजी की आदत हो गई है चक्कर में, और झूठ बोलते हैं। वोट के चक्कर में झूठ बोलते हैं। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है और वो वोट के लिए नहीं बोल रहे, फैक्ट्स के ऊपर बोल रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर बोल रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट फैक्ट्स पर बोलने की उसको इस देश में कम से कम इजाजत है। अमीर जमाई जी, आप अगर मरोड़ के बता सकते हैं तो वो कम से कम सही तो बता सकते हैं। वीडियो दिखाइए 30 सेकंड से जी। देखिए, ये शरिया के तहत जो हत्या हुई है उसको बचाने की कोशिश अमीर जमई कर रहे हैं। शरिया के तहत हत्या हुई है कि सामने दिखा हम हत्या करेंगे। मैं कह रहा हूं, और कहां कौन सा गाना चल रहा था, डीजे का वीडियो दिखाओ। हमने मांग करी है। अमीर जमई वीडियो दिखाओ, कहां गलत गाने बजा रहा था, कहां कौन कह रहा था, दिखाओ। अभी पूरे बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, डिबेट में वीडियो दिखा दो। बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, अभी लाठी डंडा दिखाइए, अभी की बात हम कर रहे हैं। अभी दिखाइए, गोपाल मिश्रा ने कोई ऐसा वीडियो चलाया है, जरा दिखाइए। वो कौन लोग हैं वो? दाएं बाएं मत जाइए। अभी आपने बहुत गंदा नारा लगाया, बीजेपी को लेकर गलत नारा लगाया। आपके लड़का लड़की हिंसा फैलाना चाहते हैं, शर्म करिए। और गरीब हिंदू लोग दंगे में मारा जाए। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने झूठ बोलना बंद करिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बहराइच में जो हो रहा है वो किसी के लिए सही नहीं है, वो किसी के लिए सही नहीं है। मैं किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों का नाम ले ही नहीं रही। हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर उपद्रव होगा, किसी को भी चोट लगेगी तो वो भारत माँ के किसी बच्चे को चोट लगेगी। तो मैं
मैं बिल्कुल इस बात को नहीं यहां कहना चाहती कि यहां से हुआ वहां से हुआ, लेकिन अगर बार बार अमीक जमाई साहब यही कहेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, कि एक तरफ से उकसाया जा रहा है, तो उकसाने का काम एक तरफ से नहीं होता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब किसने पहले किया, किसने बाद में किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में निकल कर बाहर आएगा। लेकिन एक बच्चे की जान गई और उसकी मां ने क्या कहा, आपको वो भी मैंने सुनवाया था। आप कहें तो दोबारा सुनवा देती हूं कि मां ने क्या कहा कि उसके नाखून तक निकाल दिए गए थे, उसके नाखून निकालने के बाद उसको गोली से मार दिया गया। मुझे ये बताइए कि कहां लिखा है इस देश के संविधान में कि अगर कोई आपको उकसा रहा है तो आप इस तरह का बर्ताव करेंगे? आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कराइए दर्ज, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप चाहे आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, आपके पास सब संवैधानिक रास्ते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने लाउड स्पीकर बजाया, वहां डिस्को बजाया? अब इसका कोई प्रूफ है किसी के पास? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पिछले 10 सालों से इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये एक तरफा इसके लिए एक समुदाय को ब्लेम कर देना खड़े होकर के कि सारे मुसलमान वायलेंट है और शरिया कानून आ चुका है, और उठा करके साहब कोई भी हिंदू है, कोई भी उत्सव है, उसको रोका जा रहा है, यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो यह भी थी कि जहांगीरपुरी में, यही दिल्ली के अंदर, मस्जिद के बाहर डीजे बजे थे, 3-3 बार राउंड लिए गए थे हनुमान जयंती के दिन। मैं पहला आदमी था जो वहां पहुंचा था कम्युनिस्टों के साथ। वृंदा करात ने आकर के बुलडोजरों को रोका था, जो आकर के पंचर वाला और जूस वाला जैसे गरीब लोगों की दुकानें तोड़ने लगे अचानक जस्टिस के नाम पर। तो ये जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह की इंसिडेंसेस को चाहती है, हो, ये जानबूझ के चाहते हैं कि हिंदुओं की जान जाए, ये जानबूझ के चाहते हैं कि मुसलमानों को गलत दृष्टि से देखा जाए पूरे देश में, जिससे हिंदू डरे, पोलराइज हो, और भारतीय जनता पार्टी को वोटों में फायदा मिले। इस पोलराइजेशन की राजनीति से, इन सारी चीजों से अगर किसी एक दल को फायदा होता है वोटों की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, देवी पाटन के मंदिर के महंत भी शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं, पहले थे, इसको भी थोड़ा सा जरा डबल चेक किया जाए, तो वहां पे भी उनका एक आधिपत्य है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां से गायब है अगर वो गोरखपुर के मंडल में नहीं आता है। ये सच्चाई है। यति नरसिंहानंद यही दासना, यही गाजियाबाद से जो नारे लगाते हैं, हमने देखा है। एक तरफा मुसलमानों पे उंगली उठाना गलत है। सुधांशु त्रिवेदी को न्यूट्रल बात करनी चाहिए थी। बीजेपी का प्रवक्ता आज एक तरीके से त्रिवेदी जी है नहीं इस डिबेट पे। आपको सपने आ रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना होगा, दोनों तरफ से बात एक ही है कि ये जो डीजे बजते हैं, ये मुसलमानों को एक तरह से दिखाया जा रहा है, दूसरा पक्ष किसी को दिखता क्यों नहीं? देखिए, दो बातें। एक तो अमीक जामेई आपके टीवी डिबेट में कई बार बहुत आपत्तिजनक बातें कह चुके हैं, और मैं उनको चेतावनी देकर के कह रहा हूं कि इस डिबेट को उत्तर प्रदेश की पुलिस मॉनिटर कर रही है। अगर कहीं इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें आपने दोबारा दोहराई तो आपके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो भी कह रहा है कुछ भी, चैनल उसके लिए बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, और ये एक्सप्लेनेशन और ये संयम में रहना, ये आपका खुद का कर्तव्य है। आप रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मैं अपने सारे ही पैनलिस्ट को यह बताना चाहती हूं। मैं दूसरी बात जोड़ूं। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यह कुछ हो रहा है। इस देश के सांप्रदायिक दंगों का इतिहास एक बार विवेक श्रीवास्तव जरा पलटकर पढ़िएगा कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में हासिमपुरा और मलियाना जैसी घटनाएं हुआ करती थी। सैकड़ों लोग, और सिख नरसंहार याद है सबको, देश ने देखा है कि कैसे राजीव गांधी ने बताया था कि धरती हिली है, बड़ा पेड़ गिरा है। तो सांप्रदायिक दंगे इस देश में आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगातार कम हुए हैं। कठोर कानून व्यवस्था से हमने इसको रोकने का काम किया है, और आज देश में अगर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही है ना, तो बंगाल में हो रही है। उस बंगाल में जाकर के पता करिए कि ममता दीदी की ममता क्यों बरसती है दंगाइयों पर। इस उत्तर प्रदेश में हमने सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है।
पहले। हिंसा की घटनाओं को रोकने का काम किया है। सर सुनिए लेकिन पहले, अब आप मेरे क्या को 10 कारण सेकंड है दीजिए कि जरा। 2024 के चुनाव में लगातार जो पराजय से पहले हो रही थी कि 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, इन सारे चुनाव में पराजय के बाद इन दंगाइयों का मनोबल टूटा था। ये 24 में ये गलत है, आंशिक सफलता गलत मिली है। क्या कि ये दंगाइयों के पर बाहर निकल आए। ये समाजवादी पार्टी को ताकत मिलते ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आहट दिखाई पड़ रही है। हम इस आहट को पूरी तरह से कुचल देंगे, हम ऐसे दंगाइयों को पूरी तरह से कुचल देंगे। आपत्ति है तो जरूर जताइए, लेकिन दुष्यंत नागर, तेलंगाना में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, हैदराबाद में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, बंगाल में आई हैं, उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती? और हर बार हिंदू शोभा यात्रा ही टारगेट पर क्यों होती है? ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। और नरेश का मेरठ से सवाल है, क्या ये बात सच नहीं कि एक पक्ष के पास बंदूक थी, बोतलें छत पर रखी थी? क्या ये सब देखकर नहीं कहा जाएगा कि पहले से इरादा था विसर्जन के दौरान उपद्रव करने का? जवाब दीजिए। जो भी उपद्रवी है उस पर कठोर कार्रवाई हो, जो उपद्रव करने का प्रयास कर रहा है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उपद्रव करने की योजना बना रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ सवाल अपने राज्य सरकार के लिए भी बचा के रखनी चाहिए। लेकिन ये जोड़ना भाजपा प्रवक्ता का मैं समझता हूं उचित नहीं है कि आप जीत गए तो एक धर्म विशेष की या वर्ग विशेष की ये हिम्मत बढ़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये गलत बात है। सिर्फ एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग अगर ऐसा है मत से कोई पार्टी तो फिर नहीं योगी और मोदी का नाम लेकर आप हिंदुओं को क्यों कहते हैं? देखिए मेरे को नहीं, अगर ऐसा ही है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, दुष्यंत नागर जी अगर एक चीज कह रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या कहेंगे? रीजनल पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो उन सबको लपेट रहे हैं। नविका जी, मैं मतलब बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि दुष्यंत जी को भी असली स्थिति पता है। दुष्यंत नागर जी यहीं नोएडा के ही हैं, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब इस तरह के हिंदू त्योहार होते हैं और उस पर जब इस तरह की पत्थरबाजी होती है तो कोई डीजे या कोई भड़काऊ नारा या कोई झंडा नहीं होता। चलिए आज ही अभी की घटना की बात कर लेते हैं ना। मैंने हैदराबाद की घटना बताई आपको। अभी महाराजगंज में भगवा झंडे को क्यों खींच लिया छत के ऊपर से? क्यों वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई? और मैं बार बार इस बात पर बहुत पहले से ऐतराज जताता रहा हूं कि ये कौन सी बात हो गई। कहते हैं मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था, वो जुलूस मोड़ देते हैं मुस्लिम इलाकों की तरफ। अरे कमाल है भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बड़ा सद्भाव होना चाहिए, दूसरी तरफ आप इसी देश में इलाके बांट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं उधर से नहीं गुजर सकते। कल को कोई कहेगा कि 12 वफात या कुछ और ऐसा कुछ होगा तो उसमें हिंदू क्षेत्रों से नहीं जा सकते। कहां हम देश को ले जा रहे हैं? ये वो मानसिकता है। और जब मैंने सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। मनीषा का बेगूसराय से सवाल है, सिर्फ हिंदू यात्राओं पर ही हमला क्यों होता है? श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही है, हिंसा की साजिश हो या ना हो, पर अगर योगी सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो जाता है, हिंसा भड़क जाती है, तो सवाल तो यूपी पुलिस से ही पूछा जाएगा ना? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा और हम सवाल से बच नहीं रहे हैं। हम इसलिए इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ घटना घटित हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। जिनकी जवाबदेही है उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होकर रहेगी। थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया है, पर्यवेक्षणीय कार्य में जिन्होंने भी शिथिलता बरती है उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने का काम किया जाएगा। और जिन्होंने ये दंगा फैलाने की साजिश रची है, दंगे में प्रत्यक्ष भूमिका है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में जो राजनीतिक तत्व इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे ना, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? निश्चित तौर पर नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के बयान जिस तरह के आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, अमित जामेई के इस डिबेट में दिए गए बयान बेहद आपत्तिजनक है, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं का इसमें भूमिका निश्चित तौर पर आपत्तिजनक दिखाई पड़ रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सौरभ का दिल्ली से सवाल है, अखिलेश जी को इस सब में सिर्फ लाउडस्पीकर की बात समझ में आई, ये युवक की बर्बर तरीके से हत्या हो जाती है और अखिलेश जी इसको लाउडस्पीकर से जोड़ रहे हैं, क्या ये संवेदनहीन नहीं है? अमीक जमाई जी जवाब दीजिए। मैं बहुत गंभीरता से राकेश त्रिपाठी जी रिकॉर्ड पे उत्तर प्रदेश की पुलिस के भी रिकॉर्ड में दो बातें कहना चाहता हूं। ये जो उत्तर प्रदेश की जो मोस्ट एफिशिएंट पुलिस है ना, 90% इसको मॉडर्नाइज करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने किया है, लेकिन जिस तरह से आप जातिवाद पुलिस फोर्स में फैला के पुलिस फोर्स को 20 घंटे से आपने लखनऊ में बैठाया हुआ है, कोई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हिले नहीं 20 घंटा, सब कुछ होने दिया गया। देवी पाटन मंडल का आईजी नहीं था वहां पर, आपने एसएचओ को सस्पेंड किया। एसएचओ जिम्मेदार है, जिसने रोकने का काम किया। जब उस पे आपने सस्पेंड किया तो बाकी पुलिस वाले भी डर गए। चलिए, सवाल सही है, आपका सवाल सही है, पर जवाब भी तो दीजिए, जवाब भी तो दीजिए। जो दर्शक पूछ रहे हैं, अखिलेश जी को बर्बरता से मारने की खबर नहीं नजर आ रही, वो संवेदनशील नहीं हो रहे, लाउडस्पीकर खाली दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए, चुप्पी क्यों साध गए? दर्शक का सवाल है। आपके मुझसे सवाल है? बिल्कुल आप ही से है। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए आप। हमारे देश में सब हिंदू मुसलमान जानते हैं, कोई अलग अलग कोई एलियन प्राणी नहीं है। हिंदू मुसलमान, अभी मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी लाल किले पे बैठे थे, रावण का किरदार शहबाज खान निभा रहे थे, लेकिन शहबाज खान के घर से जब गुजरोगे, घर पे चढ़ के उनकी बहन बेटियों को बेइज्जत करोगे, उनको छेड़ोगे। आरोप के कोई आपके पास प्रमाण है, साक्ष्य है? अमित जावेद ये बात 3 बार दोहरा चुके हैं कि बहन मर्यादा यही है। अमित जमाई जी, प्रमाण दीजिए। इस तरह की बात हुई क्या? लाउडस्पीकर का जो हवाला दिया जा रहा है, इसके कोई प्रमाण है आपके पास? बातें बोलना ये सिया रामचंद्र जी की मर्यादा है, ये नहीं है। अमित जावेद उस हिंसा को वाजिब ठहराने के लिए तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों की जवाबदेही, जिम्मेदारी इसमें किस प्रकार की दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों की छेड़खानी हुई, इसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई। ये किस प्रकार के तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं? दंगा भड़काने के लिए मैं आज सवाल पब्लिक का शो पर दर्शकों के हवाले से ये सवाल पूछ रही हूं, और ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है। अमीक जमाई साहब ने बहुत से आरोप लगाए हैं, आरोपों के प्रमाण हैं तो ये शो खुला है। हम कल फिर यहीं पर हम सब मिल सकते हैं। प्रमाण लेकर आइए अमीक जमाई जी, और अगर प्रमाण नहीं है तो फिर माफी मांगने का काम जरूर कीजिए। प्रमाण के बिना आरोप लगाना सही नहीं है। संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील घड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार की जवाबदेही है कि वहां पर कानून व्यवस्था इस तरह से क्यों हुआ। सवाल यह भी रहेगा कि कौन उकसा रहा था, किसको उकसा रहा था, और प्रमाण क्या हैं। क्या उकसाने से किसी की जान ले सकते हैं आप? क्या हिंदू शोभा यात्राओं को टारगेट पर रखा जाएगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो? सवाल आज पब्लिक ये भी पूछ रही। आज इस शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए। नमस्कार।